गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का 3 दिवसीय अन अकेडमी समिट, जिसमें द हिंदू भी हमारा सहयोगी है, सभी का स्वागत है। आज एक खुली चर्चा करेंगे, आज एक खुली बातचीत करेंगे हिंदी माध्यम के परिणाम और हिंदी माध्यम को आखिर इस तरीके से क्यों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को नहीं करना पड़ रहा है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी का ऐसा क्या दोष है या हिंदी माध्यम के साथ क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिसके कारण हमें लगता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पर अलग ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कमजोर क्यों आ रहा है, और आज मैं आप लोगों की सारी बातें भी सुनते हुए जवाब देते चलूंगा। आज आप लोगों को खुलकर अपने सारे सवाल पूछने का विकल्प है। आप खुलकर अपनी सारी बातें हमारे सामने रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे सके। स्पेशली हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए आज का क्लास एक जरूरी क्लास भी मैं कह सकता हूं। पहले मैं अपनी बातों को रख देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि हिंदी माध्यम में किन कारणों से हम समस्याओं को देख रहे हैं, या हिंदी माध्यम में आखिर परिणाम के गिरने का कारण क्या रहा, विशेषकर 2011 के बाद। 2011 में क्या बदलाव हुए, पहले उन बातों पर आता हूं मैं। पहले मैं कुछ बातें अपनी तरफ से जो रख रहा हूं उसे ध्यान से सुनते चलिएगा। यह आपको शायद यूपीएससी के बारे में थोड़ी समझ विकसित कराने के लिए सक्षम रहेगा। सबसे पहला झटका हिंदी माध्यम को लगा 2010 में, जब अचानक हिंदी माध्यम में परिणाम सामान्य से 50-60% तक रहे। 2009 तक आपको मैं बताऊं कि 2009 में हिंदी माध्यम में सबसे टॉप रैंक, सबसे स्वर्णिम काल था हिंदी माध्यम का 2009, जिसमें सबसे टॉप रैंक थर्ड किरण कौशल की थी हिंदी माध्यम में। कोई बात नहीं विनाश, शायद आपके में भी काम में आ जाएगा। तो क्या सबसे सभी को आवाज आ रहा है हमारा या नहीं? साउंड आप लोग सुन पा रहे हैं? अब आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है। ठीक है। 2009 हिंदी मीडियम का सबसे स्वर्णिम काल था। बिल्कुल बिल्कुल। अल्तामस परसा मैं वो भी बता दूंगा, पर अभी पहले हमारी बात को कंप्लीट होने दीजिए। इस साल हिंदी माध्यम की सबसे टॉप रैंक, हिंदी माध्यम की सबसे टॉप रैंक किरण कौशल थर्ड रैंक पर आती हैं, और ये हिंदी माध्यम का अभी तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। फिर 2011 में हमारी यूपीएससी इंट्रोडक्शन कराती है एक नए पीटी के पैटर्न का, जिसमें एक पेपर सीसेट जो 80 प्रश्नों का होगा और 200 मार्क्स का, और एक पेपर जीएस का जो कि 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का होता था। अब मैं पहले आपके सामने बात रख रहा हूं 2009 तक में सिचुएशन क्या थी। 2009 में 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का, 2010 तक में सॉरी, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का जीएस होता था, और 120 क्वेश्चन और 250 मार्क्स का ऑप्शनल हुआ करता था। सॉरी, 300 मार्क्स का ऑप्शनल हुआ करता था। एक ऑप्शनल चुना जाता था पीटी में। पर 2011 में एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने, जिसमें 80 प्रश्न सीसेट के और 100 प्रश्न जीएस के होते थे। इसमें सबसे पहला हिंदी माध्यम के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो ये था, हिंदी माध्यम के लिए जो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि जो सीसेट का पेपर था उसमें कॉम्प्रेंशन गद्यांश बहुत ही भेदभावपूर्ण थे। कैसे भेदभावपूर्ण हो गए भाई? उन गद्यांशों को अंग्रेजी में पढ़ो
तो बड़े आसानी से एक समझ विकसित होती थी, और जैसे ही उसे हम हिंदी में पढ़ने जाते थे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और असमंजस्य विकसित हो जाता था। तो लगभग 30 सवाल हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। दूसरा, अंग्रेजी मीडियम में 8 क्वेश्चन आते थे जो केवल इंग्लिश मीडियम में ही होते थे। इन 8 क्वेश्चनों में अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी बहुत कंफर्ट होते थे। क्यों? क्योंकि 10th लेवल की इंग्लिश का यूज करते थे। 30 क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, लेकिन उन 30 क्वेश्चन की हिंदी बहुत टिपिकल हुआ करती थी। और 8 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में होते थे। यहां पर एक बहुत बड़ी दुविधा। तो 80 सवालों में आप मुझे बताओ, 38 से 40 क्वेश्चन, लगभग 50% पेपर तो ऐसा है जिसमें खुले तौर पर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के साथ अन्याय हो रहा था। 2014 में एक आंदोलन हुआ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी का, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के इस आंदोलन का इफेक्ट यह हुआ कि ये जो 8 क्वेश्चन आते थे, इन 8 क्वेश्चनों पर प्रतिबंध लगाया गया। इन 8 क्वेश्चनों को हटाया गया। अब इन 8 क्वेश्चनों का कोई वर्चस्व या उपस्थिति नहीं थी पेपर में। सीधा सा इफेक्ट ये हुआ कि 8 क्वेश्चन हटा दिए गए, लेकिन उस 8 क्वेश्चनों की जगह किसने ली? गणित ने। अब जैसे ही मैथ्स आया तो हिंदी माध्यम के अधिकतर विद्यार्थी जो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, यहां एक डाटा मैं आपको बता दूं, हिंदी माध्यम में आर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थी लगभग 65% है, और अंग्रेजी मीडियम में आर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थी 35% है। अब हिंदी मीडियम में अगर 65% स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो उनका मैथ्स पहले से ही कमजोर था। ऐसी सिचुएशन में 2015 में एक और बड़ा डिसीजन लिया मोदी सरकार ने, और सीसेट के पेपर की लड़ाई को खत्म करते हुए इसे क्वालिफाइंग कर दिया। अब एक पहली लड़ाई की जीत हुई कि भाई अब सीसेट का तो डर खत्म हो गया। तो फिर एक बड़ा सवाल था कि अभी तक हम सीसेट चिल्ला रहे थे, तो फिर 2015 के बाद तो दुनिया बदल जानी चाहिए थी। 2019, 4 साल हो गए। इन 4 वर्षों में हिंदी माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की संख्या केवल 84 है। 4 वर्ष में लगभग 4000 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें शायद 84 से भी कम विद्यार्थी रहे हैं जो टॉप आईएएस, आईपीएस और आईआरएस जैसी रैंक में हैं। फिर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब समस्या कहां पर है, क्योंकि 2015 से सीसेट की लड़ाई खत्म हुई। अब सवाल यह है कि आखिर दिक्कत कहां पर है भाई, आखिर प्रॉब्लम की जड़ कहां पर है। आइए आज मैं आपके सामने खुली चर्चा करूंगा। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों को बुरा लगे, लेकिन अब आज मैं कई शिक्षकों का भी पर्दाफाश कर दूंगा कि क्या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ तकलीफ हो रही है। आइए जानते हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ कहां कहां तकलीफ हो रही है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ कहां कहां पर तकलीफ हो रही है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट कमजोर क्यों? ये इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी पास और हिंदी माध्यम का विद्यार्थी फेल क्यों? एबीसीडी जानने वाला विद्यार्थी खुश और क ख ग ग जानने वाला विद्यार्थी दुखी क्यों? आइए देखते हैं मेरे दृष्टिकोण से मुझे क्या लगता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं जो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा होगा। सबसे पहला है पेपर की जटिलता। अभी भी मेंस के पेपरों में इस समय भी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि मेंस के पेपर में
जब ट्रांसलेशन होता है तो वो गूगल ट्रांसलेशन है, और इस गूगल ट्रांसलेशन ना केवल मेंस के पेपर में बल्कि जीएस के पेपर में भी कई बार विद्यार्थी को उत्तर पता है, लेकिन उसका तात्पर्य वो कुछ और ही समझ बैठा, क्योंकि उसकी भाषा बहुत अच्छी तो थी लेकिन गूगल जैसी नहीं थी। और परिणाम स्वरूप मेरा लाल लाली जो हिंदी माध्यम का एक ईमानदार विद्यार्थी था, उसके साथ यहां एक भेदभाव हुआ कि वह वास्तविक रूप से उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाया। इसका समाधान भी बता रहा हूं लालो मैं। इसका समाधान है कि आप अपनी अंग्रेजी को बहुत बेहतर मत करिए, लेकिन इतना जरूर कर दीजिए कि आप किसी प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़कर समझ सके। क्या मेरा समस्या भी बताऊंगा और दुख भी दूर करूंगा? क्या मेरा इशारा समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे 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 अगर आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है कि पेपर की जटिलता है, पेपर का ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है, तो हम कब तक आंदोलन करेंगे? हम ऐसी परिस्थिति में आंदोलन की जगह पर अपनी अंग्रेजी को थोड़ा सा मजबूत करेंगे, थोड़ा सा, इतना मजबूत कर देंगे कि हम उसके प्रश्न को अंग्रेजी माध्यम में समझ सके, अंग्रेजी माध्यम में समझ सके। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टडी मटेरियल। मैं आपको बताऊं कि हिंदी माध्यम में स्टडी मटेरियल जी भरकर है, लेकिन गलतियों के साथ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अगर स्टूडेंट एटलस लेंगे हिंदी माध्यम का, जी भर के गलतियां हैं। हिंदी माध्यम में जितने पब्लिशर्स हैं बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाती है। दूसरा, हिंदी माध्यम में नोट्स हैं किसके? एक ही विषय के, पॉलिटी और हिस्ट्री। इतना नोट्स भरा पड़ा है, इतना नोट्स भरा पड़ा है कि विद्यार्थी इन्हीं दो विषयों को समझता है कि यही करने हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसे विषय पर अच्छे नोट्स है ही नहीं हिंदी माध्यम में। साइंस टेक जैसे विषय में आपको अच्छा नोट्स असंभव है मिल जाए हिंदी माध्यम में। यहां सबसे बड़ा दुख है, जहां टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाते हैं वहां हिंदी माध्यम के पास एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल नहीं है। एक तो स्टडी मटेरियल कुछ विषयों में जी भरकर है और कुछ में गलतियों से भरा हुआ स्टडी मटेरियल है। तीसरा, कुछ विषयों का स्टडी मटेरियल अभी भी परंपरागत है। अभी भी परंपरागत मतलब 2005 के आदि मानव के टाइम का लगता है। ऐसा लगता है कि अभी भी 2005 की एग्जाम के पैटर्न पर वो अपने मटेरियल को बनाए हुए हैं। गलतियां बहुत ज्यादा, कुछ ही विषय का बहुत मटेरियल, और परंपरागत मटेरियल है जिसमें बच्चे के पास मल्टी डायमेंशन आ ही नहीं रहा है, वो अपने दिमाग को खोलकर सीख नहीं पा रहा है। और वर्तमान में पिछले 4 वर्षों ही नहीं, 2013 से जब से मेंस बदला है तब से बहुत अलग वैचारिक थिंकिंग यूपीएससी की आ चुकी है, जिसमें आप केवल और केवल मास्टर के भरोसे, जिसमें आप केवल नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अगर विद्यार्थी की थिंकिंग विकसित नहीं हो सकी तो स्थितियां भयानक हो जाएगी। कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों की अध्यापन की परंपरागत शैली, जैसे मैं आपको बताऊं कि आईएएस का पेपर अगर आप देखेंगे मेंस का, तो इसे तो मैं भी कर सकता हूं, यह आपको फीलिंग आएगी, लेकिन वास्तविक रूप से उसका सही परिणाम, जैसे मैं आपको कहूं कि आतंकवाद पर लिख दीजिए, मैं आपको कहूं कि आतंकवाद का वर्णन कर दीजिए, तो लिख देंगे जी भरकर, क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा होगा, वर्तमान पे ही चले जाओगे। जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखोगे तो पता चलेगा कि नागालैंड या नागा समूह भी एक अलग आतंकवादी ग्रुप था, लिट्टे भी एक अलग आतंकवादी ग्रुप था। फिर तुम्हें पता चलेगा कि इंटरनेशनली आतंकवाद की कोई वैश्विक परिभाषा ही नहीं है। तो जब तुम सही तथ्य और सही जानकारी तक आओगे तब तो जाकर विशेष नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो आईएएस का पेपर देखने पर विद्यार्थी को लगता है कि मैं कर लूंगा, और परिणाम स्वरूप वह अपने नोट्स बेहतर नहीं बना पाता, केवल पढ़ पाता है। तो फिर क्या होगा? 10 में से 4 नंबर, 3 नंबर मिल पाते हैं, 15 में से 5 नंबर या 4 नंबर मिल पाते हैं। मेहनत करके भी आपका 0 रिजल्ट आ जाता है। जरूरत है कंसेप्ट को समझने की, और कंसेप्ट मतलब विचार विकसित होने चाहिए आपके, विचार विकसित। जैसे मैं आपको बताऊं,
जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आज हमने जब क्लास ली थी तो मैंने आज विचार विकास पर काम किया, विचार विकास पर। मैंने कहा भाई कि देखो सांप्रदायिकता का जन्म कैसे होता है, सांप्रदायिकता का जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले धार्मिक संगठन बनते हैं, धार्मिक संगठन बनते हैं, फिर धर्म के आधार पर उनमें विभेद उत्पन्न होता है कि वह दूसरे धर्म को अपने से अलग और उनके आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को अपने से अलग मानने लग जाते हैं। अब उनमें कंपटीशन आ जाता है, अब उनमें प्रतिस्पर्धा आ जाती है, और सीधा सा असर यह होता है कि जहां उनमें प्रतिस्पर्धा आ जाती है वहां जन्म लेता है सांप्रदायिकता। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अब ये थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि चीजें रटने से, चीजें याद करने से यूपीएससी संभव ही नहीं है। उसका बड़ा कारण है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि रटने और याद करने बैठोगे तो 4 साल भी कम लग जाएंगे। पर यदि थिंकिंग डेवलप हो सके, थिंकिंग डेवलप हो सकी, तो मुझे लगता है दुनिया बदल जाएगी। जहां जहां धर्म व्यक्ति की पहचान बनने लग जाए वही सांप्रदायिकता जन्म लेती है। ये बातें दिमाग में आनी चाहिए। हिंदी माध्यम के लिए तीसरी समस्या, यूपीएससी के सिलेबस के बारे में विश्लेषणात्मक और समग्र समझ की कमी। मतलब यूपीएससी के विद्यार्थी को सिलेबस भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। जैसे पेपर 2 में लिखा हुआ है संवैधानिक इतिहास। अब कई बार संवैधानिक इतिहास पढ़ने चले जाओ तो 1773, 1784, 1793, 1700, फिर उसके बाद 1713, 1813, 1833, सब कुछ पढ़ने लग जाते, जबकि वो लिख कर दे रहा है कि संवैधानिक इतिहास के वो हिस्से जिसने भारतीय संविधान को दिशा दी। मतलब हमें उनमें से केवल उन बातों को पढ़ना था, हमें उन बातों को पढ़ना था जो हमारी संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने की ताकत रखते हैं। और यह विद्यार्थी के समझ में तब आएगा जब वह किसी के मार्गदर्शन में चीजों को समझ पाएगा। फिर मुख्य परीक्षा की यूनिट वाइज तैयारी, यह सभी के लिए दुख की बात है। यह केवल हिंदी नहीं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी के लिए भी एक संकट है। मुझे एक बात बताओ, हमने 10वीं पढ़ा, उसमें यूनिट थी, हमने 11वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, कॉलेज पढ़ा, सब जगह पर यूनिट वाइज सिलेबस था। आखिर यूनिट वाइज तैयारी क्यों नहीं कराई जा सकती, जबकि यूपीएससी ने आपको यूनिट वाइज दिया है। हर मास्टर चिल्लाएगा यूपीएससी के सिलेबस को देखो, हर मास्टर कहेगा कि यूपीएससी का सिलेबस तुम्हें याद होना चाहिए, हर मास्टर कहेगा कि यूपीएससी के सिलेबस से बहुत बातें क्लियर होगी। पर एक भी मास्टर इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि ठीक है मैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज पूरी बातें समझाता हूं। उसका बड़ा कारण है रिसर्च करनी पड़ेगी, उसका बड़ा कारण है मेहनत करनी पड़ेगी, उसका बड़ा कारण है कि शिक्षकों को अपने परंपरागत की जगह पर नए विचार व्यक्त करने पड़ेंगे जो उनके संभावनाओं से परे चले जाते हैं। तो योग्य शिक्षक, एजुकेटर का अभाव, शिक्षकों द्वारा कंटेंट पर काम नहीं होता है क्योंकि बहुत हार्ड वर्क है। यकीन मानिए पढ़ाने से ज्यादा कठिन होता है उस कंटेंट को रेडी रखना जो आपके काम का होगा। एक कंटेंट अगर मैं 1 घंटे पढ़ाता हूं तो यकीन मानिएगा कि उस कंटेंट को रेडी करने के लिए लगभग 5 घंटे की जरूरत पड़ती है 3 से 4 लोगों को। तब जाकर एक फ्लोबद्ध कंटेंट मिल पाएगा, तब जाकर एक बेहतरीन चीज तुम्हारे सामने आ पाएगी। परंपरागत किताबों जैसे बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत को ही मुख्य परीक्षा में सफलता का आधार माना जाता है। और इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी कहते सर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली लेकिन मेरे पॉलिटी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लक्ष्मीकांत पढ़ ली लेकिन मैं पॉलिटी में मेंस के आंसर समझ ही नहीं पा रहा हूं। अगर आप लोगों ने कभी लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद यूपीएससी का पेपर 2 उठाया होगा तो आपको सच में फील हुआ होगा कि ये सवाल बना कहां से रहा है और आंसर लिखने कैसे हैं। पर यदि सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% बेस्ट किया जा सकता है। अब जरा मेरी बात ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मेघा, धन्यवाद धन्यवाद।
दूसरा, हिंदी माध्यम के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होने के कारण आधारभूत सुविधाओं की कमी से ग्रसित है। मेरे कई सारे लाल लाली मैंने देखे हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, पर बेसिक सुविधा, उनके पास इंटरनेट भी लिमिटेड होता है। कई बार उनके पास बेसिक सुविधा मैं बताऊं कि सही ढंग से कोई किताब तक नहीं होती है। कई बार स्थिति इतनी खराब होती है कि उनका परिवार भी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब परिवार के पास विकल्प नहीं है तो वह अपने बच्चों को कैसे बहुत बड़े विकल्प अवेलेबल करा दे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखो, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी के बारे में मैं कह सकता हूं कि सभी को नहीं, पर फिर भी हिंदी माध्यम में लगभग 30 से 40% विद्यार्थी को यह समस्या है। सभी विद्यार्थियों को नहीं, लेकिन 30 से 40% जिनके पास गट्स भी हैं, जो आईएएस निकाल भी सकते हैं, लेकिन दुख है ग्रामीण परिवेश, माहौल का न मिलना। जैसे आप देखिएगा, आप टॉपर देखना, टीना डाबी को देख लीजिए, वो बताएंगे कि उनके मम्मी पापा ये थे। तो मैं एक देखता हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि माता पिता का अनपढ़ होना यहां असफलता का कारण है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी एक मनोबल तो मिलता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो मिलता है। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को नहीं मिल पाता है। उसे कई प्रकार की समस्याओं से, उसे केवल तैयारी की समस्या से नहीं जूझना है, उसको साइकोलॉजिकल समस्या से भी जूझना है, उसे फाइनेंशियल समस्या से भी जूझना है, उसे उसका जो परिवार का माहौल है वो उतने बुद्धिजीविता का नहीं है कि वह उसकी बात को, उसके विचारों को समझ सके। और उसके साथ जब दबावपूर्ण तरीके से शोषण होता है तो फिर वो कई प्रकार के मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है। बिल्कुल प्रतिभा, मैं ये कहूंगा कि अधिकतर लोग, लेकिन अभी भी हिंदी माध्यम में कई सारे विद्यार्थियों के साथ ये दिक्कत है, कई सारे विद्यार्थियों के साथ। और लड़कियों के साथ ये दिक्कत और बढ़ जाती है। लड़कों के साथ तो ये दिक्कत और कम हो जाएगी, लेकिन लड़कियों के साथ ये दिक्कत और भयानक और तीव्र रूप ले लेती है। ये भी तो असफलताओं के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। क्यों हिंदी माध्यम के टॉपर के परिवार इतने मजबूत हैं? ऑब्वियसली। फिर दूसरा है करंट अफेयर। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के बच्चे के साथ तो ये इतना ज्यादा खेल खेला गया। करंट अफेयर, बिल्कुल, ये तो ही मुझे छोटा लग रहा है। करंट अफेयर तो इस तरीके से दिखाया गया है कि अगर करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप हिंदी माध्यम में 2017 का एक सिलेक्टेड विद्यार्थी 33 रैंक वाला है, राजस्थान का गंगा राम, इन्होंने कहा है कि करंट अफेयर को उन्होंने बिल्कुल सामान्य तरीके से, कुछ ज्यादा दबाव के साथ नहीं करवाया, कोई दबाव के साथ नहीं। मतलब आपको मैं बताऊं कि वो कहते हैं कि द हिंदू को सफलता का रामबाण मानने की गलत धारणा। उनको लगता है कि एडिटोरियल, डेली के एडिटोरियल करिए, नोट्स प्रतिदिन करंट अफेयर के बनाइए, और उसमें हिंदी माध्यम का विद्यार्थी बड़ी ईमानदारी से, गंगा सिंह सॉरी, बड़ी ईमानदारी से बेचारा हिंदी माध्यम का विद्यार्थी शिक्षक पर भरोसा कर लेता है। और ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम के भी कई सारे विद्यार्थी जिनके अंदर गट्स थे, पर वो असफल क्यों हो गए? वो असफल क्यों हो गए? वो इसी कारण से असफल हो गए क्योंकि उनका जब कमरा निकाह खोला गया, जब 4 साल के बाद उनके कमरे को साफ किया गया, तो 3 क्विंटल मटेरियल करंट अफेयर का था। 3 क्विंटल मटेरियल करंट अफेयर का था। गंगा सिंह राजपुरोहित, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी का सबसे बड़ा बुरा प्रभाव हिंदी माध्यम, अब हिंदी माध्यम में विद्यार्थी क्या होता है, अंग्रेजी उतनी मजबूत नहीं होती, अब वो बेचारा उसी में लग जाता है कई बार, जबकि उसके लिए उसका कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अब अगर कोई अंग्रेजी माध्यम वाला ट्रांसलेट भी करके दिखाए तो करंट अफेयर 2-2 घंटे की कक्षाएं होने लग गई है। यूट्यूब पर जो 2 घंटे की क्लास होती है, मान के चलना कि वो 5 घंटे की क्लास है लिखने के लिए। और सीधा सा असर ये पड़ता है कि जब विद्यार्थी 4-6 महीने ताकत से करता है, पर 6 महीने के बाद जब रिवीजन पर आता है तो स्थितियां दयनीय हो जाती है।
एक बहुत बड़ी गलत धारणा कई बार ये जो जोड़ी गई है, ये हिंदी माध्यम में असफलता का एक बड़ा कारण भी बन रही है। अब हिंदी माध्यम में जैसे मैंने कहा ना कि कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे कि कुछ किताबें पॉलिटी में देखना, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत भी है, ब्रज किशोर शर्मा भी हैं, सुभाष कश्यप भी हैं, डीडी बसु भी हैं। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को जब चार चार किताबें मिलती है तो उसे लगता है कि अब मैं पीएचडी कर ही डालू। कोई एक किताब भी सफिशिएंट थी? केवल एक किताब भी सफिशिएंट थी उसमें। पर जब एक सब्जेक्ट में, क्योंकि बाकी में सब्जेक्ट कंटेंट मिल ही नहीं रहा, मुझे आप बता दो हिंदी माध्यम में साइंस टेक की कोई किताब बता दो। एनआईओएस एनसीईआरटी इसको छोड़ दो, कोई किताब बता दो जो साइंस टेक में हिंदी माध्यम में अच्छी हो। कोई किताब मुझे बता दो जो हिंदी माध्यम में इकोनॉमिक्स में आपकी समझ विकसित कर सके। मेगा वो हमारे नोट्स है, धन्यवाद। बट मुझे बताओ जो नोट्स थिंकिंग डेवलप करा सके। मुझे आप बताओ कि थिंकिंग डेवलप कराने वाली बात होनी चाहिए। मतलब मेरा कहना है कि बच्चे के अंदर थिंकिंग होनी चाहिए। रमेश सिंह, आप अगर संदीप रमेश सिंह कभी पढ़कर देखोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, रमेश सिंह के 2 चैप्टर के बाद तीसरा नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि रमेश सिंह की किताब में एक समझ विकसित करने वाली वो जो भाषा है वो नहीं है, वो नहीं है। इतनी मोटी किताब, जैसे मैं कहूंगा पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, कोई भी हो, फिर भी भाषा का प्रवाह सही है, भाषा का प्रवाह सही है। लेकिन रमेश सिंह की किताब में वो जो मुद्दे करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर कोई चर्चाएं नहीं है। फिर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आत्मविश्वास की कमी, खास करके इसके बारे में बहुत से विद्यार्थी डरे हुए रहते, बोले सर इंग्लिश कंपलसरी पेपर का क्या होगा। पर इंग्लिश कंपलसरी पेपर तो तब आपके जीवन में खड़ा होगा जब आप पीटी निकाल देंगे। और जब आपके अंदर पीटी निकालने की इतनी बड़ी क्षमता आ गई कि आपने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए, तो क्या सतपुड़ा आपको कोई तकलीफ दे पाएगा? ज्योग्राफी का मास्टर है तो ज्योग्राफी से के रूप में समझाएगा। पर आप लोग क्या करते हैं, अभी पीटी पर फोकस नहीं, और उससे पहले बड़ा फोकस किस पर है, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, मेरा इंग्लिश कैसे होगा, इंग्लिश में मैं कैसे क्वालिफाई होऊंगा। पर मेरे लाल, पहले तो हमें पीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। और मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती, जिस दिन पीटी निकल जाए, कोई भी हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हमारे पास आए, मैं 15 दिन में कोई ऐसे मास्टर से पढ़वा दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि मैं निकलवा दूंगा आराम से। और इसके लिए मैंने क्लास भी ली थी, अगर आपने देखा होगा अंग्रेजी की। मैंने बताया था कि अगर आप उस स्ट्रेटजी को देखेंगे, 15 दिन की तैयारी लगती है, 15 दिन की। 15 दिन की तैयारी में आप 100% कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। हाँ, मैं ये भी कह दूं कि 2013 का पेपर, 2010 के अंग्रेजी के पेपर ऐसे पेपर है कि डर पैदा कर देंगे। बस 2013 और 2010 के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कोई नहीं। फिर आप 2014, 15, 16, 17, 18 कुछ भी देख लेना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करा देंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल 15 दिन। और वो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, आप अगर यूट्यूब पर भी देखेंगे तो वो स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्मार्ट वर्क की जगह पर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। अब मेरा हिंदी माध्यम का विद्यार्थी मान लो प्राचीन या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहा है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास में यूपीएससी ने जब भी सवाल पूछे हैं, तो वो सवाल कैसे पूछे हैं मेंस में, कि अकबर के शासनकाल की तुलना अगर अशोक के शासनकाल से करें तो हमें क्या तुलनात्मक बिंदुओं में विभेद मिलता है। और यहां पर क्या है, हमारा हिंदी माध्यम का विद्यार्थी लगा हुआ है, अकबर का दामाद कौन था, अकबर का जीजा कौन था, अकबर के पुत्र कितने थे, फिर उसके पुत्र की तीसरी पुत्री का चौथा बेटा कौन था, कौन सा था। और परिणाम स्वरूप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के पास
फैक्ट भरे पड़े हैं। और उसका फायदा कहां मिलता है हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को? अब अगर कोई मास्टर नया नया पढ़ाने आ गया हिंदी माध्यम के विद्यार्थी में, तो फिर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी वो सवाल पूछता है, सर आपको पता है कि गांधी जी जब मरे थे या तिलक जब मरे थे तो तिलक को कांधा किसने दिया था? और इसी का नुकसान उसको झेलने में आ जाता है। उसको लगता है कि मेरे पास तो बहुत नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज किसी काम का नहीं, वो बकवास है। और हिंदी माध्यम में यही तकलीफ, मतलब इतने फैक्ट मैं बताऊं, ये बात ज्यादा सरल है कि अकबर और अशोक के शासन की तुलना करना ज्यादा सरल है, कि ये फैक्ट याद करने ज्यादा सरल आपको लग रहे हैं कि अकबर का बेटा, उसकी तीसरी बेटी का बेटा, फिर उसके दामाद, उसके जीजा, उसके दूर के रिश्तेदार, नजदीक के रिश्तेदार, ये ज्यादा भयानक होगा। कंपेयर करना ज्यादा इजी है। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि कई लाल लाली लगे रहते हैं, और मैंने देखा है, ऐसा नहीं, शिक्षक भी मजा लेता है इसमें। शिक्षक भी मजा लेता है पूरी तरह से कि देखो ये फैक्ट तुम्हें शायद नहीं पता होगा। भाई फैक्ट नहीं, हमें लॉजिक बताओ कि उस लॉजिक को हम कैसे यूज कर सके। जैसे मैं अगर गांधी के बारे में सोचता हूं, तो मैं आपको गांधी के लॉजिक बताऊंगा कि गांधी जी ने कई जगह पर किस तरीके से राजनीति करी। मैं गांधी जी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से गांधी जी ने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा, क्यों वो लंबी लड़ाई लड़ पाए, वो फैक्ट आपके सामने रखूंगा। मैं गांधी जी के आदर्शात्मक और व्यवहारात्मक पहलू बताऊंगा कि गांधी जी आदर्शात्मक नहीं रहे, व्यवहारात्मक रहे। वो अपनी नीतियां बदलते चले समय के साथ। असहयोग आंदोलन ने खत्म कर दिया कि चोरा चोरी कांड, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। 1942 में खुले तौर पर कह रहे हैं करो या मरो। इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय बदलते थे। आदर्शवादी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय नहीं बदलता, और इसीलिए गांधी जी को हम व्यवहारवादी मानते हैं, न कि आदर्शवादी मानते। अब ये कहानियां आपके दिमाग में दो कंसेप्ट क्लियर करेगी, आदर्शवादी किसे कहते हैं, व्यवहारवादी किसे कहते हैं। तो ये आपके दिमाग में जब लॉजिक समझ में आएंगे, तो आप आंसर राइटिंग में इसका यूज कर पाओगे। पर अब अगला पॉइंट कई लाल लालियों को अपने अपने शिक्षक के प्रति दुख दिला सकता है। भावनाओं के आवेश में आकर गलत शिक्षक का चयन करने की प्रवृत्ति। भावनाओं के आवेश में आकर, मतलब मास्टर ने कहा तुम एलिजिबल हो, तुम योग्य हो। मतलब कुछ लोग जैसे नहीं होते कि भावनाओं में, मास्टर ने कहा कि बहुत जी भरकर तारीफ की, कहा कि मैं सबसे गरीब से निचले तबके तक को पहुंचाना चाहता हूं आईएएस तक में, जबकि हम भी जानते हैं इस प्रकार की चीजें संभव नहीं है। उसके लिए आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। पर आप कमरे में, एसी के कमरे में बैठकर इस प्रकार से तो चिल्ला नहीं सकते हैं कि मैं वो बदलाव लाकर दूंगा कि दुनिया बदल जाए। क्योंकि ये एग्जाम भावनाओं की नहीं है, ये एग्जाम है मेहनत की। ये एग्जाम है अपने आप को पहले पहचानने की कि मैं इन बातों को कैसे समझ पा रहा हूं। और इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग क्या होता है, कई सारे लाल लाली आ जाते हैं, तैयारी करने उतर भी जाते हैं, और वह 3 से 4 महीने में अपना कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको रास्ता ही नहीं मिलता है। और परिणाम ये होता है कि फिर वो बन जाते हैं क्रांतिकारी, और अब वो कहते हैं कि आईएएस में सिलेक्शन होते ही नहीं है। और जिनका आईएएस में सिलेक्शन होता है वे बहुत अद्भुत लोग होते हैं, निराशावाद फैलाने में अभी आगे आ जाते हैं। बिल्कुल अब है, मैंने वो भी देखा है। तो फिर वो नक्सलवाद, निराशावाद की ओर लेकर चले जाते हैं। ये हिंदी माध्यम में होता है, क्योंकि हिंदी माध्यम का विद्यार्थी भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के आईएएस में मैं प्रायोरिटी देता हूं कि वो भावुक विद्यार्थी हैं, लेकिन उसको अपनी भावनाओं का कहां उपयोग करना है, ये भी ये भी ध्यान रखना है। हर जगह भावनाएं आपकी मदद नहीं कर सकती हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पहलुओं पर।
नियमित उत्तर लेखन और रिवीजन नहीं करना। जरा इस पर बात कर समझिएगा मेरी बातें। कई लोगों ने उत्तर लेखन पर भी हवाबाजी की। उत्तर लेखन पर हवाबाजी कैसे की है? नहीं, मैं दिव्या उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। उत्तर लेखन में कैसे, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पहले दिन से उत्तर लेखन शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो पीटी तक भी प्रतिदिन 1 घंटे उत्तर लेखन किया। कुछ लोग कहेंगे कि मैं प्रतिदिन 3 घंटे उत्तर लेखन पर देता था। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कई सामान्य लाल लालियों को। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, एक गेस्ट्रेशन पीरियड होता है, ये नाम अगर आपने सुना हो, गेस्ट्रेशन पीरियड। गेस्ट्रेशन पीरियड जैसे कि एक बच्चे के जन्म होने के लिए और विकास के लिए भी एक समय लगता है। तो जैसे आप तैयारी करने आज आए, आज आप तैयारी करने आए, तो एक गेस्ट्रेशन पीरियड तो लगेगा ना, एक गर्भकाल तो लगेगा ना। जैसे कि मान लो आज मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया कि मैं एक इमारत बनाकर इसमें लोगों को रेंट पर दूंगा। तो मैं आज के आज सोचा और आज के आज ही मैं रेंट पर तो नहीं दे सकता हूं, मुझे एक इंतजार करना पड़ेगा ना। इसके लिए गेस्ट्रेशन पीरियड, अब हर विद्यार्थी का गेस्ट्रेशन पीरियड अलग अलग है। अब जैसे मान लो कि मैं एक विद्यार्थी, बताओ कि हो सकता है एक विद्यार्थी की समझ काफी अच्छी है, तो हो सकता है कि वो चौथी क्लास लेने के बाद ही उत्तर बढ़िया लिखने लग जाए, वो चौथी क्लास के बाद ही बेस्ट हो जाए। कुछ लोगों को समय ज्यादा लगेगा, हो सकता है वो 30 क्लास के बाद उसमें उत्तर लेखन बढ़िया कर सके। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उत्तर लेखन आप सही कर पाएंगे, ये डिसीजन कैसे लेंगे मैं बताता हूं आपको इसका सही डिसीजन कैसे लेंगे। इसका सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। और आपने इसको जब पूरा पढ़ा और आपके बाद आपको एक क्वेश्चन मिला कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कई कमियों के बावजूद एक क्रांतिकारी विचार था। अब अगर आप इस पर सोचें और उत्तर लिखने की क्षमता आप में विकसित हो जाए, तो समझ जाइएगा कि आपका गेस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यदि किसी भी थ्योरी को पढ़ने के बाद आप उस प्रश्न का उत्तर लिखने में कंफर्ट महसूस कर रहे हो, तो आप समझिएगा कि गेस्ट्रेशन पीरियड कंप्लीट हुआ। पर मान लो कि नहीं हो रहा है, कंफर्ट नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर, मुझे समझ ही नहीं आता है कि शुरुआत कहां से करूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको रिवीजन पढ़ना है, अभी आपको रिवीजन करना है। फिर आप क्या करिए, पहले पढ़िए, रिवीजन करिए। क्यों, क्या होता है कि चीजें पढ़ने के बाद जब वो दिमाग में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, तो हम लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि हम उसको कागज पर उतार नहीं पाते। इसके लिए जरूरी है रिवीजन। अब आप क्या करो मैं वो भी बता रहा हूं। आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने नोट्स बना दिए। अब नोट्स बनाने के बाद 3 बार उस नोट्स को पढ़ो, एटलीस्ट 3 बार पढ़ो और कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद लिखने को जाओ। अब अगर तुम कंफर्ट जोन में आ रहे हो तो तुम्हारा गेस्ट्रेशन पीरियड लंबा है, तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर तुम लिख पाते हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराइए कि रिवीजन को और 2 बार करा दीजिए। अब जैसे बीनू का सवाल है कि कभी कभी शब्द को सेट करने में, मैं आपको बताता हूं, शब्द का जो फ्लो है आप लोगों के अंदर आएगा, पहले दिन नहीं आएगा। पहले दिन आपको शब्द ढूंढने पड़ेंगे, दूसरे दिन आपको अरेंजमेंट में तकलीफ होगी, मतलब दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में आपको शब्दों को कंप्लीट करने में तकलीफ होगी, चौथी स्टेप में अब आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड होना शुरू होंगे। पर थोड़ा वेट करिए ना, पर वेट करने का पेशेंस। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मुझे अपना बॉडी वेट कम करना है, मैं आज दौड़ना शुरू कर दूं,
और आज दौड़ना शुरू करने के बाद शाम को अपना बॉडी वेट चेक करूं, तो क्या मैं उम्मीद कर दूं कि बॉडी वेट कम हो जाएगा? नहीं, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, पर मैं ये गारंटी ले सकता हूं, एक प्रैक्टिस आप करके देखना, मैं गारंटी लेकर देख सकता हूं, एक प्रैक्टिस आप करके देखना, केवल 8 दिन का एक प्रैक्टिस दे रहा हूं, 8 दिन का। पहले दिन आंसर राइटिंग में टाइम का बाउंडेशन मत दो, सवाल को पढ़ो, थ्योरी को पढ़ो, फिर आंसर लिखो जी भर के आराम से। पर फिर जब तीसरा दिन आ जाए, 2 दिनों बगैर टाइम, बफरिंग हो रहा होगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। पांचवें दिन आप 15 मिनट, फिर 10 मिनट, 8 मिनट, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 8वें दिन आप 6 मिनट में उत्तर लिख दोगे, 6 मिनट में। पर उसके लिए एक रणनीति होगी। आप में से कई लाल लाली क्या करते हैं ना, कई लोगों के अंदर क्या होता है, दिमाग खराब होता है, मास्टर ने कहा आंसर लिखो और 7 मिनट में लिखो, बैठा लाल और 7 मिनट में लिखने बैठा। पहले 5 मिनट तक तो दिमाग ही नहीं बता पाया कि क्या लिखे और सही कैसा होगा। तो एक फ्लो बनाना पड़ेगा ना भाई, पहले दिन टाइम मत दो, फिर आप 2-3 दिन के बाद 15 मिनट का टाइम दो, फिर 10 मिनट का टाइम लो, 8 मिनट का टाइम लो। 2 से 3 महीने के अंतर्गत 15 नंबर का क्वेश्चन भी आप 6-8 नंबर में बेहतरीन लिख देंगे। पर समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। अब एक विद्यार्थी का सवाल था कि मात्राओं की गलती हिंदी माध्यम में हो जाती है। जैसे अब मैं मात्राओं में बता दूं, जैसे मुझे एक बात बताना, विश्वास और ये वाला विश्वास कुछ लगता है कि नहीं देखने में अजीबोगरीब? नीचे वाला विश्वास नहीं, कुछ देखने में अजीबोगरीब फील हो रहा है ना? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो इस प्रकार की मात्राओं की गलती अगर करोगे तो नंबर थोड़े कटेंगे, इस प्रकार के मात्राओं की गलती करोगे तो नंबर कटेंगे। अब जैसे मान लो कि हमारा नाम है मधुकर, अब किसी ने ये मात्रा लिख दी और किसी ने ये मात्रा लिख दी, यहां नंबर कटने की संभावनाएं कम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों को देखने में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन जो जाने माने शब्द है, जाने माने शब्द मतलब जैसे भूगोल, भूगोल, अब जो बड़े जाने माने शब्द, मान लो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो आप सोचिएगा कि मैं भूगोल कैसे लिख दूं, ये वाला भूगोल लिख दूंगा तो स्थितियां खराब नहीं होगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, 10-15% मात्राएं तो मुझसे गलत होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उससे तनाव मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। थोड़ा बहुत चलता है, पर थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन, इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन, आप क्या करो ना, आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ो, और एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के बाद जब नोट्स बनाते हो, नोट्स, उस समय मात्राओं पर गौर करो। कुछ नहीं, 10 दिन, 10 दिन क्या होगा ना, नोट्स पर कम फोकस, नोट्स पर कम फोकस, मात्राओं पर फोकस रखो, मात्राओं पर। 10 दिन की प्रैक्टिस लगेगी, 10 दिन की। सत्येंद्र अगर पढ़ लोगे तो बुरा नहीं, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो मैं तो बैठा ही हूं। मैं बिल्कुल आयुष सभी लोगों के डाउट भी लूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों को आप सुन लीजिए और थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन। देखो मैं आपको बताता हूं, मैं अपने समय की एक बात बता रहा हूं, जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारी किस्मत कहो या हमारा समय कहो, हम लोगों का 3 लोगों का ग्रुप था, 3 लोगों का। पर किस्मत थी कि तीनों ही शिक्षक थे। जैसे कि हम मेडिकल वालों को बायोलॉजी पढ़ाते थे, हमारा एक मित्र केमिस्ट्री पढ़ाता था, एक मित्र फिजिक्स पढ़ाता था। तीनों ही अच्छे शिक्षक थे। तो हम बेनिफिट क्या उठाते थे, हम बेनिफिट क्या उठाते थे कि जैसे इंडिया ईयर बुक है, इंडिया ईयर बुक है, बहुत बड़ी कठोर खराब बुक होती है। तो हम क्या करते थे, इंडिया ईयर बुक में मान लो कि 30 चैप्टर है, तो क्लास लगा देते थे,
कि ये मास्टर 10 चैप्टर पढ़ाएगा, ये मास्टर 10 चैप्टर पढ़ाएगा, ये मास्टर 10 चैप्टर पढ़ाएगा। अब क्या है कि क्लास डिजिटल हो रही है, क्लास डिजिटल हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आप यदि ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो ग्रुप बनाइए, जिसमें वॉइस आप ग्रुप डिस्कशन कर दीजिए। ये कठिन लगता हो, मान लो ये कठिन लगता हो, तो इससे भी एक सिंपल उपाय मैं आपको बताऊं। आप कभी लोकसभा और राज्यसभा को सुनिए, आपको बड़ा अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। मतलब इसमें क्या होगा कि आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा पे जो मुद्दे होते हैं, पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि उस मुद्दे को वहां समझने में। और यदि कोई एक मित्र भी आपके साथ हैं तो आप डिस्कशन करिए, झगड़ा मत करिए। झगड़ा देखो, डिस्कशन और झगड़े बताया था। जैसे आप में से कुछ लोगों को अगर मैं कहूंगा कि सांप्रदायिकता पर डिस्कशन करिए, तो आप पहले पढ़िए। ऐसा नहीं कि डिस्कशन सांबित पात्रा जैसा लेकर आ गए कि चीन चीन को हम खत्म कर देंगे। डिस्कशन ऐसा भी नहीं होगा जहां चिल्लाना है। डिस्कशन होना चाहिए जिसमें आप फैक्ट बता सके, फिगर बता सके, जिसमें आप अपनी बात को सही तरीके से रख सके, जहां पर आप उस बातों को न केवल सटीकता से समझा सकें, बल्कि आप सामने वाले व्यक्ति को कन्वेंस भी कर सके। हाँ, मतलब दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। हम कहेंगे कि भाई देखो, इस मुद्दे पर ऐसी बात होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, अभी मैं आपको एक डिस्कशन का तरीका बता देता हूं, अभी डिस्कशन बताता हूं कि भाई महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो आप क्या करेंगे भाई, 5 बिंदु आप बताइए, 5 बिंदु सामने वाला बताएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेगी, क्रिएटिविटी। और अगर ये कर पाते हो तो यकीन मानो, जो कठिन से कठिन टॉपिक लगते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं, कठिन टॉपिक क्या लगते होंगे आप लोगों को। इकोनॉमिक्स में जीवीए और जीडीपी, तो दो लोग हैं, एक दूसरे को चैलेंज दीजिए कि जीवीए पर ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम कौन करके लाएगा, और दोनों को 12 घंटे का टाइम दे दीजिए कि रिसर्च करो जीवीए पर। अब जो कठिन टॉपिक है जीवीए, दो लोग जब चर्चा करेंगे तो जीवीए में बहुत सारी बातें खुलकर आ जाएगी। मैं सभी पर बहस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पर मत बहस करिए। आप निकालिए कि यार ये टॉपिक मास्टर भी सही ढंग से नहीं पढ़ा पाए, तो फिर दो लोगों ने चर्चाएं की, दोनों ने कहा कि ठीक है, आज हम सर्च करेंगे, गूगल की मदद लो, यूट्यूब की मदद लो, जी भरकर वीडियो उस टॉपिक पर मिल जाएंगे। और ये सोच बैठो कि मुझे सामने वाले को इतना बताना है कि सामने वाला कहे कि मेरा कंटेंट जैसा कंटेंट कुछ था ही नहीं। तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा, आपकी उस टॉपिक में जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो दूर हो जाएगा। ये हिंदी माध्यम को करना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि उन टॉपिकों पर आप बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं जब कंटेंट रेडी करता हूं या मेरी टीम कंटेंट रेडी करती है, तो मैं चुनौती देता हूं कि भाई कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि मैं कह सकूं कि यार इससे बढ़िया नहीं हो सकता है, तो वो लगी रहती हैं। अपनी कमियों को स्वीकार, ये भी डालिए कि भाई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मतलब उसने कुछ गलत बात पढ़ी है तो वो उसी में ही लगा रहता है, उसी में ही बातचीत स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। कई बार विद्यार्थी जैसे कमेंट्स कर लेते हैं, मास्टर को थोड़ी सी बात सुनी और कमेंट्स कर देते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है। पहले सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनने पर फोकस करो। जितना सुनोगे उतना ही चीजें आप बेहतर कर पाओगे। तो अपनी कमियों को स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति रखनी है कि हाँ, मेरी यहां पर कमी है। अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी
बहुत ही तकलीफ में रहता है। देखना जरा टाइम मैनेजमेंट। अब जरा एक चीज बता रहा हूं मैं, टाइम मैनेजमेंट पे जरा ध्यान से सुनना। समय का प्रबंधन। मुझे एक बात बताना, आपको शायद एक फैक्ट पता होगा, जो व्यक्ति एक बार ही खाना खाता है वो मोटा हो जाता है, शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। और जो व्यक्ति 10 बार खाते हैं वो कभी मोटे नहीं हो पाते। देखना मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा उद्देश्य बायोलॉजी का नहीं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आप में से कई लोग क्या सोचते हैं, आप में से कई लोग क्या सोचते हैं, मैं लगातार 4 घंटे पढ़ना चाहता हूं, लगातार सुबह 6 से 10 पढ़ूंगा। अब क्या होता है कि 4 घंटे का एक दबाव है तुम्हारे दिमाग पर। पहला, ये दबाव तुम्हें स्ट्रेस क्रिएट कराएगा। दूसरा, 4 घंटे मस्तिष्क में निरंतरता रहना एक दूसरी बड़ी समस्या है। तो तुम ये जो 4 घंटे सोच रहे हो ना, 4 घंटे में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की होगी। मैं क्या करता था, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। मैं 12 से 15 घंटे पढ़ता था, लेकिन मैंने एक लिमिट बनाई थी। लिमिट बनाई थी मतलब मैं ये जानता था कि मैं 70 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ पाता था। 70 मिनट के बाद मुझे ब्रेक लगता था, बकायदा 15 मिनट का ब्रेक मुझे चाहिए। अब मैं क्या करता था, ध्यान से सुनना। 70 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक, इस 15 मिनट में क्या हो सकता है, नहाना कर दूंगा मैं। फिर अगले 70 मिनट पढ़ लिया मैंने, 15 मिनट का ब्रेक, हो सकता है मैं खाना खा लूं। फिर 70 मिनट मैंने पढ़े, फिर क्या होता था, 15 मिनट के बाद 15 मिनट तक मैंने सॉन्ग सुन लिए, इंजॉय भी किया। अगले 70 मिनट, 15 मिनट के बाद या 15 मिनट के लिए मैं कहीं टहलने चला गया, घूमने चला गया। तो देखो क्या हो रहा है, ये भले ही 15-15 मिनट आपको लग रहे, लेकिन वो 15 मिनट प्रोडक्टिव हैं। दूसरी बड़ी बात, एक और चीज, और मैं ऐसा कभी नहीं सोचता था कि 70 मिनट ही। मान लो कि कभी ऐसी सिचुएशन में मैं फंसा जहां मेरे पास 22 मिनट है, केवल केवल 22 मिनट है, केवल 22 मिनट, तो मैं 22 मिनट पढ़ूंगा। मैं 22 मिनट पढ़ूंगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब। अब जैसे मैं बताता हूं कई बार, जैसे यूट्यूब पर कोई क्लास है, यूट्यूब पर कोई क्लास है, मान लो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पूरा मैराथन मैं ले रहा हूं, मैराथन ले रहा हूं मैं, वो 4 घंटे का है। तो मैराथन का जो क्लास होता है वो फास्ट होता है, लेकिन जो जनरल क्लास होता है, जो 60 मिनट का क्लास है, वो मैं 30-35 मिनट में खत्म कर सकता हूं। अब सोचो 40 मिनट की कोई क्लास यूट्यूब पर मुझे एक टॉपिक की मिल रही है, बायोडाइवर्सिटी की मिल रही है, उसे मैं 22 मिनट में खत्म कर दूंगा, स्पीड को डबल या 1.5 गुना करके। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, इस बात का इंतजार मत करिए कि टाइम 1-2 घंटे कब मिलेगा। खास करके गृहणियां, खास करके जॉब वाले विद्यार्थी, 10 मिनट भी मिल रहा है, 15 मिनट भी मिल रहा है, आधा वीडियो कर लो, बाद में आधा वीडियो कर लेना। तुम्हें अपने टाइम का यूज करना है बस। तुम्हें यह देखना है कि तुमने इस 24 घंटे को कैसे यूज किया, इस 24 घंटे को कैसे बेहतर किया। फोकस भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब जितना कम टाइम होगा तो फोकस ज्यादा होगा। अब हम थोड़ी सी मार्केटिंग कर लें, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे आप लोगों के डाउट पर, आप लोगों के डाउट पर। देखो भाई, अनअकैडमी यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट क्या है। स्ट्रक्चरल बैचेस विथ टॉप एजुकेटर, मतलब काफी अच्छे बैचेस होते हैं जो टॉप एजुकेटर। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस भी हैं। लेट नाइट मतलब रात तक में बैचेस चलते हैं, 2 साल के बैचेस तक है 2022 वालों के लिए।
100% सिलेबस कवरेज, इसलिए क्योंकि टीचर बहुत ज्यादा है। वे वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल, ऑप्शनल के बहुत सारे टीचर यहां पर अवेलेबल हैं। इस सीरीज आ चुकी है पीटी की भी और मेंस की भी। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, कभी कभी तो पूरी तरह से केवल डाउट क्लियरिंग की क्लास होती है। करंट प्रैक्टिस, करंट अफेयर की जी भरकर क्लासेस है। मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्लासेस भी है और छोटे छोटे क्वेश्चन भी है। इसके अलावा अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे विकल्प आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। हिंदी माध्यम के लिए 29 जून से एक साल की पूरी तैयारी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पूर्ण सिलेबस कवरेज, शीर्ष एजुकेटर्स, प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज, पीडीएफ अध्ययन सामग्री और इंटरव्यू तक की भी कंप्लीट प्रिपरेशन आपके पास रहती है। आप यदि इस क्लासेस के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो टॉप 10 सब्सक्रिप्शन कोड भी यूज कर सकते हैं। 4 महीने का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, सब्सक्रिप्शन है आपके पास 1 महीने का, 3 महीने का, 6, 12 और 18 महीने के, सॉरी 24 महीने के। मेरे हिसाब से ये सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ते भी पड़ते हैं और यूपीएससी में एक लंबी तैयारी के लिए इतनी की जरूरत पड़ेगी। अब मैं डाउट ले रहा हूं, किसी भी टॉपिक पर शुरुआती थिंकिंग किसी की भी नहीं होती है। आप जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ेंगे शुरुआती थिंकिंग डेवलप होगी। कोचिंग सेंटर और सेल्फ लर्निंग बेस्ड है क्रैकिंग यूपीएससी। देखो, सेल्फ भी बुरा नहीं है, लेकिन फिर एक मार्गदर्शक होना चाहिए, एक मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए। सबसे अधिक कठिन मेहनत हिंदी माध्यम के विद्यार्थी करते हैं। असफलता का बढ़ता स्तर को कैसे सफलता में बदले, आपके इतने वर्षों के अनुभव के अनुसार हिंदी माध्यम के लिए केवल एक रणनीति। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी ब्रॉड थिंकिंग के साथ पढ़े। जैसे मुझे एक बात बताना, जिन्होंने भी मुझसे अभी ये सवाल पूछा था, आप मुझे बताइए पेपर 2 में कुछ लाल लाली थक गए हैं। अभी मैंने 2 यूनिट की हैं और कुछ लाल लाली थक गए हैं, पर जिन लाल लालियों ने पेपर 2 की दोनों यूनिट की होगी, मैं ये वादा कर सकता हूं कि आप लोगों को फील हो रहा होगा कि पेपर 2 में तो मैं आंसर राइटिंग कर दूंगा। पेपर 2 में भले 4 महीने लगेंगे, पेपर 2 में 4 महीने लगेंगे। बिल्कुल, मैं कई सारे लाल लालियों ने बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, उस पर भी मुझे भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, मैं कंप्लीट कराने के लिए तो काम कर रहा हूं, पर उसके लिए मेरे अंदर एक मोटिवेशन, तुम एक समझो ना। देखो, मुझे मोटिवेशन किससे मिलता है, एक सिंपल सी बात बताऊं मैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जैसे ही सब क्लास खत्म हुई, 7,000 8,000 बच्चों ने देख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने जो मेहनत की थी वो सफल हो गई। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि 50,000 बच्चे देखेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज देख ली, यूट्यूब पर। अगर आप ये बताने जाएंगे कि रेलवे में चेन खींचने पर कैसे पता चलता है कि किस डब्बे से चेन खींची गई, इसको 15 लाख लोग देख लेंगे, 15 लाख लोग देख लेंगे 2 महीने में, 4 महीने में, मुझे गारंटी है। लेकिन अगर मैं बताने जाऊंगा कि पंचायत संस्थानों में क्या समस्याएं हैं, पंचायत संस्थानों में क्या समस्याएं हैं, तो शायद उस बात को समझाने में 15,000 से ऊपर लोग नहीं देख पाएंगे। मैं ये मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि यदि 8-10 हजार बच्चे उसे देखें तो मुझे एक अलग ही खुशी होगी, अलग से खुशी, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे। तो मैं उसमें आप लोगों का पूरा सहयोग चाहता हूं कि आप लोग बस इतना करिए कि उसके लिए आप लोग पर्सनली होकर शेयर करवाइए, क्योंकि आप में से कई लोग कर भी रहे हैं, लेकिन और भी मुझे उसमें चाहिए। इसलिए मैं पहली बार पूरी तरह से स्पष्ट बता रहा हूं कि आपकी मदद के बगैर मैं उसमें और बेहतरीन नहीं कर पाऊंगा। अगला सवाल है उसमें, व्हाट आर द आफ्टर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर आईएएस एस्पिरेंट आफ्टर दे फिनिश देयर कॉलेज डिग्री। देखो, कॉलेज डिग्री के बाद यूपीएससी की तैयारी एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि देखो सिलेक्शन हो ना हो, तुम्हारी दुनिया बदलेगी जरूर, मानसिक तौर पर भी और
वैचारिक तौर पर भी। इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है। कैन वी परस्यू पीजी इन अकॉर्डिंग विथ प्रिपरेशन विथ, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है सत्यम। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए उसी सब्जेक्ट के साथ जो आप चुनने वाले हैं। फिर है व्हाट आर द बुक अवेलेबल फॉर, देखो बुक तो बहुत सारी है, किताबों की तो बहुत झड़ी है। बिल्कुल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2020, माई ऑप्शनल सोशियोलॉजी। अभी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए? अभी प्रीलिम्स पर थोड़ा सा डर है, ऑप्शनल शुरू कर दो, ऑप्शनल शुरू कर दो। व्हाट आर द चैलेंज फेस बाय द आईएएस एस्पिरेंट ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, जो सारी बातें मैंने बताई हैं। थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे नलिन? थिंकिंग डेवलपमेंट के लिए चीजों को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, शशि, मुझे लगता है कि जो कॉपी चेक करते हैं वो एक्सपीरियंस से गूगल ट्रांसलेटर जैसे शब्दों का यूज करते हैं, इशारा कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शशि रंजन, जब कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो वो गूगल ट्रांसलेटर नहीं यूज करते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी में क्लास प्लस से कंप्लीट कर लिए और खुद के नोट्स बना लिए, बहुत बढ़िया सपना। और पॉलिटी लेट्स क्रैक राजस्थान पर चैनल पर देख रहे हैं, मेंस में आपकी सेकंड यूनिट वीकली करंट अफेयर देखते हैं, बिल्कुल बहुत सफिशिएंट है सपना, बहुत सफिशिएंट है, बेस्ट है, बेस्ट है। वर्ड लिमिट इन मेंस शुड नीड टू काउंट द वर्ड, नहीं देखो वर्ड लिमिट में जैसे हमने कहा 250 शब्दों का क्वेश्चन है तो कोई गिनता नहीं है, पर 250 का मतलब 2.5 पेज होता है। अब आप मान लीजिएगा कि आप बहुत नजदीक नजदीक लिख रहे हैं तो वो दिख जाता है कि नंबर ऑफ वर्ड बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए आप 250 शब्दों वाले या 200 शब्दों वाले, 150 शब्दों वाले में तनाव मत लीजिएगा, कोई वर्ड गिनेगा नहीं। फिर हैं ग्रुप ना बना पाए तो अकेले भी पढ़ सकते हैं नलिन, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जिनका कोई फ्रेंड नहीं सीमा, वो अकेले भी पढ़िए, मैंने कहा ना लोकसभा राज्यसभा को देखते चलिए। कंप्यूटर साइंस अगर आपका है तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका बैकग्राउंड ऑप्शनल को डिसाइड करेगा। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आपको उसके लिए कुछ कठोर परिवर्तन करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी हम पेपर 2 को रोकेंगे नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप शुरुआती धीमे धीमे थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। फी इंक्रीज क्यों है अनअकैडमी की? उसका कारण है क्योंकि अनअकैडमी ने मेंस पर भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, मेंस पर भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, इसलिए फी इंक्रीज हो गई है। बिल्कुल चाचा नेहरू, बिल्कुल फॉरवर्ड करती है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कभी चर्चा करेंगे और मुद्दों पर। बाय।